हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल जिसका नाम है CUT मॉक। मैं हूं मिताली, आपकी अकाउंट्स एजुकेटर। बच्चों, जैसा कि हम लोग अपना चैप्टर कर रहे हैं फिनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनीज, बच्चों हमने इसके अपने 2 टॉपिक कवर कर लिए हैं। जहां फर्स्टली हमने देखा था मीनिंग, नेचर एंड ऑब्जेक्टिव्स। देन हमने देखा था बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का हमने फॉर्मेट, उसकी इक्विटीज एंड लायबिलिटी साइड एंड उसकी एसेट साइड, हमने पूरी बैलेंस शीट अपनी कवर कर ली थी 3 लेक्चर्स के अंदर। अब आ जाते हैं बच्चा हम अपने नेक्स्ट फिनेंशियल स्टेटमेंट में, जो कि रहेगी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। फिनेंशियल स्टेटमेंट्स हमें 2 तरीके की बनाते हैं बच्चा, बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। बैलेंस शीट हमें क्या बताती है, फिनेंशियल पोजीशन, और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस हमें क्या बताता है बच्चा, फिनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ ए कंपनी। मींस पूरे साल में उसने क्या परफॉर्मेंस की, क्या अर्न करा, कितने एक्सपेंसेस किए, सैलरी वगैरह, रेंट क्या क्या दिया, सब हमें कहाँ से पता चलता है बच्चा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से, कि हमने पूरे साल में कैसे परफॉर्म किया। लेकिन बैलेंस शीट हमें बताती है पॉइंट पे 31 मार्च को हमारी पोजीशन क्या है। तो फिनेंशियल पोजीशन कौन बताता है, बैलेंस शीट बताती है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस हमें क्या बताता है बच्चा, हमारी फिनेंशियल परफॉर्मेंस ओवर द ईयर। ठीक है, तो आज हम अपना स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को बनाना सीखेंगे। फर्स्टली हम देख लेते हैं बच्चा इसका फॉर्मेट कैसे रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चा आ जाता है हमारा फॉर्मेट। जो फॉर्मेट इसका क्या रहेगा, सबसे पहले आप ऊपर लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड। क्या लिखोगे बच्चा, फॉर द ईयर एंडेड। बैलेंस शीट में हम क्या लिखते थे, एज एट द, देखिए हम लिखते थे एज एट, बट जब आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे वहां पे हम लिखेंगे बच्चा फॉर द ईयर एंडेड। क्यों, क्योंकि ये आपको ओवर द ईयर फिनेंशियल परफॉर्मेंस बताता है। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के लिए क्या वर्डिंग्स यूज की जाती है बच्चा, फॉर द ईयर एंडेड। कौन से ईयर के लिए, मैं कहती हूँ कि हमारा जैसे ईयर एंड हो रहा है 2024 टू 25, तो हम यहाँ पे लिखेंगे वो ईयर। फॉर द ईयर मीन्स 2024 और 2025 वाला जो फिनेंशियल ईयर था उसमें हमारी फिनेंशियल जो परफॉर्मेंस थी वो ये रही थी। डन। तो बच्चा जिस तरीके से आपने बैलेंस शीट की थी और मैंने आपको बताया था कि आप इसमें कोई भी वर्डिंग्स को चेंज नहीं करेंगे, सीक्वेंस को चेंज आप नहीं करेंगे, तो सेम आपको ये बात यहाँ भी ध्यान रखनी है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में भी जिस सीक्वेंस में ये दे रखा है आपको उसी सीक्वेंस में इसको लिखना है। ठीक है, फर्स्टली देखिए आप लिखेंगे पर्टिकुलर्स, वही 4 कॉलम्स बनेंगे, एक इसमें ये एक्स्ट्रा बन जाता है, आप आगे ये लिखते हो। ठीक है, पर्टिकुलर्स, देन वही सेम नोट नंबर, और सेम चीज़ यहाँ पे भी रहेगी, हमने वहाँ बता ही दिया था। पूरी फिनेंशियल स्टेटमेंट्स में आप ऊपर सिर्फ एग्जैक्ट जो नेट अमाउंट आएगी लास्ट वो लिखेंगे। सारी कैलकुलेशन कहाँ करेंगे, नोट नंबर में, और वो नोट्स यहाँ लिखेंगे कि नोट नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। ठीक है, वही करंट ईयर की फिगर और देन हमारी प्रीवियस ईयर की फिगर, सेम बिल्कुल बैलेंस शीट वाला वर्टिकल फॉर्मेट हमारा चलेगा। एक कॉलम शुरू में कौन सा ऐड हो गया बच्चा, ये सीरीज वाला, कि पहले नंबर पे ये है, सेकंड पे ये है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसमें क्या आएगा आपका, पहले मैं एक बार आपको पूरा दिखा देती हूँ। इस तरीके से आपका बनेगा, यहाँ से शुरू हो जाएगा और ये यहाँ पे आपका एंड हो जाएगा, पूरा ये ऐसे है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये ऐसे है। अब इसकी जब एक एक चीज़ को आप देखेंगे तो आपको ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो देखिए फर्स्ट इसका क्या आ जाता है बच्चा, हमारा फर्स्ट आता है हमारा रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, सबसे पहला आप क्या लिखेंगे, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। एक एक टर्म्स को अभी हम पढ़ेंगे क्या होती है क्या नहीं, बस यहाँ पे हम देख लेते हैं कि वो बस टर्म्स क्या है। देखिए जो फर्स्ट टर्म आएगी वो रहेगी हमारी यहाँ पे सबसे पहले रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, उसके बाद सेकंड टर्म में हमारी अदर इनकम। ठीक है, इन दोनों का जब आप टोटल कर देते हैं तो बच जाएगा हमारा टोटल रिवेन्यू। फिर उसके बाद आएंगे एक्सपेंसेस। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं कैसे रहेगा। फर्स्टली टर्म हमारी रही बच्चा रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, देन सेकंड है आपकी अदर इनकम। ठीक है, अदर इनकम, उन दोनों को प्लस करना है। देखो यहाँ ब्रैकेट में उसने बोला ना 1 और 2 को प्लस करना है। 1 कौन सा था, रिवेन्यू, सेकंड कौन सा था, अदर इनकम, तो टोटल आ गया आपका टोटल रिवेन्यू, ये आपकी बन गई थर्ड। फिर फोर्थ नंबर पे आपको अब सारी इनकम आपकी लिख गई। अब इनकम हम पढ़ेंगे कौन कौन सी होती है, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस क्या होता है, अदर इनकम क्या होता है, अभी बस फॉर्मेट देख रहे हैं। फिर हम आ जाएंगे एक्सपेंसेस पे, सारी इनकम हमारी हो गई, अब आ जाइए एक्सपेंसेस पे। ये सारे आपके एक्सपेंसेस हैं, अलग 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 अलग, कौन सा
पैसा किस कैटेगरी में जाएगा वो भी हम देखेंगे। फिर इनका हम कर देंगे बच्चा टोटल, इन सारे एक्सपेंसेस का जो 6-7 एक्सपेंसेस लिखे हुए हैं इन सब का टोटल हम करेंगे, और फिर उस टोटल रिवेन्यू में से हम टोटल एक्सपेंसेस को करेंगे बच्चा माइनस। क्या करेंगे? माइनस। तो देखिए इन्होंने यहाँ पे माइनस करके लिखा ना, थर्ड में से आपकी फोर्थ फिगर को आप माइनस कर दोगे टोटल रिवेन्यू से टोटल एक्सपेंसेस, आपका क्या आ जाएगा बच्चा? हमारा आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स एंड टैक्स। बिफोर टैक्स और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स से पहले जो प्रॉफिट रहेगा वो, फिर बाय चांस कोई एक्सेप्शनल आइटम्स है तो आप 6 नंबर पे वो लिखोगे और फिर उसमें से वो माइनस कर दोगे एक्सेप्शनल आइटम्स, तो भी आपका प्रॉफिट क्या रहेगा? वो एक्सेप्शनल आइटम्स के बाद 7 नंबर पे। फिर 8th पे बाई चांस आपके पास कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स है तो उससे कोई एक्सपेंस हुआ था तो वो वगैरह माइनस कर देंगे। देन लास्ट में आ जाएगा आपका 9th नंबर पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया तो आपको पता है कि इसके बाद क्या करते हैं? टैक्स को माइनस कर देंगे। तो देखिए टैक्स को माइनस करेंगे, ऊपर वाली फिगर से जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स थी आपका जाएगा प्रॉफिट या लॉस, जो भी रहेगा, लॉस रहेगा तो आप ब्रैकेट में उसे लिखेंगे फॉर द पीरियड फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस, मींस जिस बिजनेस से, इस कंपनी से हमें ये प्रॉफिट और लॉस हुआ है। उसके बाद बाई चांस आपके ऐसा कोई बिजनेस है जिसको अब आपने डिसकंटिन्यू कर दिया, वहां से कोई प्रॉफिट एंड लॉस आया तो वो लिखेंगे, वहां से कुछ टैक्स बना है तो वो लिखेंगे, उससे जो फाइनल आपका बन गया प्रॉफिट या लॉस डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन से वो आफ्टर टैक्स। ठीक है, फिर आपका बन गया ये प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड। देखो ये वाली फिगर और फिर ये वाली फिगर आपने कर दी बच्चा प्लस, कंटिन्यूइंग ऑपरेशन से कोई प्रॉफिट या लॉस आया और डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन से कोई प्रॉफिट और लॉस आया, उसको आपका बन गया है वो प्रॉफिट फॉर द पीरियड, यहाँ पे आप इसको लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बना के हम देख सकते हैं कि पूरे साल में हमने क्या प्रॉफिट अर्न करा, कहाँ हमारे एक्सपेंसेस हुए, कहाँ कहाँ से हमने रिवेन्यू अर्न किया। तो वो सारी चीज़ें बच्चे यहाँ से एक कंपनी की इस फिनेंशियल स्टेटमेंट से पता चलती है। ठीक है, तो ये क्या बताएगा आपको? फिनेंशियल परफॉर्मेंस, कहाँ पे आपने अर्न किया, कहाँ कहाँ आपने एक्सपेंस किया, भाई कौन सी आपने एम्प्लॉयज़ पे खर्चा करा, कितना आपने डेप्रिसिएशन दिया, कितना आपने फिनांस कॉस्ट की, कितना आपने स्टॉक पे, इस तरीके से जो एक्सपेंसेस है इसलिए डिस्ट्रीब्यूट इन्होंने कर रखे हैं। डन। तो ये फॉर्मेट बच्चा आपको पता होना चाहिए, याद रखिएगा इनकी टर्म्स जो हैं, जो सीक्वेंस है उसको आपको बिल्कुल भी आगे पीछे नहीं करना है, वो जो सीक्वेंस है वो यही सीक्वेंस रहेगी और इसी सीक्वेंस में आपको लिखना है। क्यों? मैंने आपको पहले भी बताया है, आपके सीयूटी के एग्जाम में सीक्वेंस ही पूछ ली जाती है। जैसे वो आपसे पूछ ले ऊपर की ये तीनों टर्म्स दे के, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दे दी, अदर इनकम दे दी, टोटल रिवेन्यू, इनको सीक्वेंस में लगाओ। तो आपको पता होना चाहिए पहले नंबर पे रिवेन्यू आएगा, फिर अदर इनकम आएगी, फिर टोटल रिवेन्यू आएगा। क्लियर है बच्चों? तो ये था हमारा इसका फॉर्मेट। अब 1 बाय 1 करके हम इसकी जो ये टर्म्स हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अब अपनी इसकी 1 बाय 1 करके सारी आइटम्स। तो सबसे पहले कौन सी थी बच्चा? हमारा रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। एज यू नो ये आपने इंटरचेंज वर्ड यूज़ कर लेते हैं हम लोग सेल्स के लिए। ठीक है, आपको पता ही होगा, ये हम करते आ रहे हैं। तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मीन्स वो पैसा जो कंपनी को उसके प्रोडक्ट्स वगैरह सेल करने से मिला है या फिर वो कोई सर्विस प्रोवाइड करती थी, वहाँ से जो भी उसको रिवेन्यू हुआ है वो कहाँ जाएगा बच्चा? रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में। मीन्स जो भी वो काम करती थी प्रोडक्ट्स को सेल करने का या कोई सर्विस प्रोवाइड करती थी, जैसे सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, उनको जो पैसा आएगा वो उनके रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से आया ना, तो वो जाएगा यहाँ पे। कहाँ जाएगा? रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में। सेल ऑफ प्रोडक्ट्स हो गया, सेल ऑफ सर्विसेज हो गया, तो वो सारा, कोई स्क्रैप व्रैप भी बच जाता है। स्क्रैप होता है ना, कई बार जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती हैं उनके पास स्क्रैप होता है, तो बाई चांस वो स्क्रैप भी क्या हुआ, उसका रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में ही काउंट किया जाएगा। वहाँ से बाई चांस उसने कोई स्क्रैप सेल किया है तो वो भी हम इंक्लूड कर लेंगे रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में। ठीक है, देन उसके बाद आ जाता है बच्चा आपकी अदर इनकम। सेल्स ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के अलावा कोई भी अगर इनकम है तो वो सारी कहाँ जाएगी बच्चा? अदर इनकम में। आपको पता ही है, आपको इंटरेस्ट मिलता है, डिविडेंड रिसीव होता है, कमीशन रिसीव हो जाता है, जो भी अदर इनकम है सिर्फ सेल्स को छोड़ के वो सारी कहाँ चली जाएगी बच्चा? अदर इनकम के अंदर चली जाएगी। कोई भी ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, किसी भी तरीके की इनकम है वो सारी कहाँ जाएगी? आपकी अदर इनकम के अंदर। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में सिर्फ आपकी सेल्स जाएगी, जो आपको गुड्स सेल करने से, सर्विसेज देने से मिला है, वो जाएगा आपका रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में। उसके अलावा जितनी भी इनकम एक कंपनी को मिल रही है, जितना भी उसको पैसा मिल रहा है, वो जाएगा उसकी अदर इनकम में। और फिर इन दोनों को आप प्लस करोगे फर्स्ट
और सेकंड तो आपका थर्ड नंबर पे आ जाएगा बच्चा उस कंपनी का टोटल रिवेन्यू। क्या आ जाएगा हमारी कंपनी का टोटल रिवेन्यू। क्लियर है? तो रिवेन्यू इसका बड़ा ही इजी है, एक्सपेंसेस इसके थोड़े ब्रॉड है, कुछ भी नहीं, जो भी आपने सेल करा, जो भी तरीके का आप काम करते हो वहाँ से सेल्स करके आपको जो पैसा मिला वो, प्लस इसके अलावा कोई अदर इनकम है, जितनी भी इनकम एक कंपनी को मिलती है वो सारी हम ऐड ऑन कर देंगे यहाँ पे, और उन दोनों को प्लस करके थर्ड नंबर में बन जाएगा आपका टोटल रिवेन्यू। क्लियर है? यहाँ पे एक और चीज़ क्लियर करते हैं, जैसे मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती है उसी तरीके से आपकी फिनांस कंपनीज भी होती है, जैसे म्यूचुअल फंड कंपनीज होगी बच्चा। तो जो इनका ये इंटरेस्ट का डिविडेंड का लेना देना होता है ये उनका डेली बेसिस पे रहता है। तो उस केस में जो फिनेंशियल कंपनी है बच्चा, इंटरेस्ट मिलना डिविडेंड मिलना वो उनका डेली बेसिस का मतलब उन्हीं के ऑपरेशन का है, तो वो वाला कहाँ चला जाएगा? रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में। क्यों? क्योंकि फिनेंशियल कंपनी के लिए तो वही उसका रिवेन्यू है, वही उसका ऑपरेशन है ना, वही तो वो काम करती है डिविडेंड रिसीव करना, क्योंकि उसका काम ही वही है। तो जिस कंपनी का जो भी काम है बेसिकली, जैसे टॉयज मेकिंग कंपनी है तो उसका टॉय को सेल करना काम है। फिनांस कंपनी है, म्यूचुअल फंड कंपनी है, उसका क्या काम है? म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना, वहां से इंटरेस्ट अर्न करना, दूसरों से पैसा लेना, इस तरीके से। तो जितनी भी फिनेंशियल कंपनीज हैं उनका काम क्या? इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड इनकम, ये उनकी डेली बेसिस के ऑपरेशन है, तो वो जाएंगे रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में। ठीक है, उसके अलावा उनकी कोई और इनकम है तो वो जाएगी बच्चा अदर इनकम में। तो जो फिनेंशियल कंपनी है जैसे इसके लिए तो मैन्युफैक्चरिंग वगैरह के लिए तो अदर इनकम में चली जाएगी आपकी डिविडेंड मिलना, इंटरेस्ट रिसीव होना, लेकिन फिनेंशियल कंपनी के लिए वो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में जाएगी। डन। तो ये था बच्चा जो आपका इसका रिवेन्यू वाला है ना, कि रिवेन्यू में क्या क्या आता है, तो वो सारी चीज़ें थी हमारी। ठीक है, अदर इनकम में जैसे मैंने बताया इंटरेस्ट इनकम आ गई, डिविडेंड इनकम आ गई, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स जो आपका आ जाता है वो आ जाएगा। ठीक है, तो सारी अदर इनकम में आपकी चली जाएगी। अब उसके बाद आ जाते हैं बच्चा हमारे एक्सपेंसेस पे। तो देखिए बच्चा अब शुरू करते हैं अपना एक्सपेंसेस। ठीक है, आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, अदर इनकम, टोटल रेवेन्यू के बाद फोर्थ था आपका एक्सपेंसेस। सारे एक्सपेंसेस मैंने सीक्वेंस वाइज लिखे हैं, आपको इन एक्सपेंसेस को इसी सीक्वेंस में लिखना है, इसी सीक्वेंस में आपको ये करने हैं, आगे पीछे नहीं करने हैं। तो फर्स्ट नंबर पे हमारा आ जाता है बच्चा कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स। मटेरियल्स की जो कॉस्ट है सबसे पहला एक्सपेंस हमारा वो रहेगा। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है अप्लाइज टू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। ये वाला जो कंसेप्ट है कॉस्ट ऑफ मटेरियल वाला, ये सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी पे अप्लाई होता है, क्योंकि वो रॉ मटेरियल्स वगैरह यूज करते हैं। उसके अंदर कौन सी कॉस्ट जाएगी? देखिए, कंसिस्ट ऑफ रॉ मटेरियल एंड अदर मटेरियल कंज्यूम्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स। जब आपने टॉय बनाया, अपने या कपड़े बनाने का काम था आपका, जब आप उसको मैन्युफैक्चर कर रहे हो बच्चा, उसके अंदर जो रॉ मटेरियल्स लग रहा है तो वो सारा खर्चा मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज का ही होता है, ट्रेडिंग वगैरह का तो नहीं होता है। ट्रेडिंग कंपनीज का क्या काम होता है? सेल परचेज करना, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग तो उसको मैन्युफैक्चर करते हैं। तो जितना भी रॉ मटेरियल वहाँ से आया या फिर जो भी उन गुड्स को बनाने में आपका मटेरियल कंज्यूम हुआ उसकी जो कॉस्ट थी आप लिखोगे यहाँ पे कॉस्ट ऑफ मटेरियल में। एक्सपेंस के अंदर जो है आपका फर्स्ट है ना कॉस्ट ऑफ मटेरियल, आप जितनी भी कॉस्ट आई उसको लिखेंगे यहाँ पे। क्लियर है? देन सेकंड नंबर पे है बच्चा परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। इन केस आप परचेज, अब ट्रेडिंग कंपनी के लिए आ गई, जो वो गुड्स को परचेज करती है सेल करने के लिए, पहले वो सेल करेगी ना तभी जब वो परचेज करेगी। तो जब उसने जो गुड्स को सेल परचेज किया है तो वो ट्रेडिंग कंपनी के लिए यहाँ पे आ जाएगा। मीन्स जितने में भी उसने गुड्स परचेज करे थे वो आप लिखेंगे यहाँ पे। डन। देन थर्ड नंबर पे आएगा बच्चा चेंजेस इन इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश्ड गुड्स, देन वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड। अगर आपका ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री में जो चेंज होता है, ऑब्वियसली बात है 1 अप्रैल को हमारी ओपनिंग इन्वेंट्री रहेगी, 31 मार्च को हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्रीज रहेगी। उन दोनों के बीच में जो चेंज आया है पूरे साल में हम वो चेंज भी मेंशन करेंगे। आपका चाहे वो रो फिनिश्ड गुड्स हो पूरे, चाहे वर्क इन प्रोग्रेस हो मतलब जो अंडर द प्रोग्रेस हो, या फिर वो आपके स्टॉक के अंदर हो, तो उसके अंदर जो भी चेंज आएगा वो हम यहाँ मेंशन करेंगे। देखिए इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस और स्टॉक इन ट्रेड एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री इन तीनों चीज़ों की माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, जो भी आएगा वो चेंज हम यहाँ थर्ड नंबर पे मेंशन करेंगे।
क्लियर है। देन फोर्थ आ जाता है बच्चा एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंसेस। फोर्थ नंबर पे अगर हमारी कंपनी ने एम्प्लॉयज़ के ऊपर जो खर्चा किया, उनके बेनिफिट्स के लिए जो खर्चा किया है, वो सारे खर्चे कहाँ जाएंगे, यहाँ पे देखिए एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन एम्प्लॉयज़ टुवर्ड सैलरी उनको दी है, वेजेस दी है, लीव इन कैश की है उनकी, स्टाफ वेलफेयर पे कोई खर्चा किया है, रिटायरमेंट किसकी होती है, एम्प्लॉयज़ की होती है, तो रिटायरमेंट वाले खर्चे हो गए, पेंशन किसको मिलेगी, रिटायरमेंट एम्प्लॉयज़ को मिलेगी। तो एम्प्लॉयज़ से रिलेटेड जितने भी खर्चे हो जाएंगे बच्चा, वो सारे कहाँ जाएंगे, एम्प्लॉयज़ एक्सपेंसेस में आपके जाएंगे। और आप इसको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में भी डिवाइड कर सकते हैं। इसका सिर्फ इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में डिवाइड कर सकते हैं, कुछ समझाया नहीं हुआ, तो आपको इतना डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, एम्प्लॉयज़ के बेनिफिट के ऊपर जितना भी खर्चा किया जाएगा, जिस भी तरीके के खर्चे होंगे, वेजेस, सैलरी, रिटायरमेंट, पेंशन, जितने भी होंगे, वो सारे कहाँ जाएंगे बच्चा, एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंसेस में। क्लियर है। देन फिफ्थ नंबर पे आएगा बच्चा हमारी फिनांस कॉस्ट। मीन्स अगर आपने कोई भी फिनेंशियल खर्चा किया है, फिनेंशियल कॉस्ट आई है, वो सारी आपकी जाएगी यहाँ पे। आपने बैंक से लोन ले रखा था, उसके ऊपर अब आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, तो आपकी फिनेंशियल कॉस्ट है, आप उसको यहाँ मेंशन करेंगे। हम इंटरेस्ट पेड लिखते हैं ना, हमने बैंक से लोन लिया, हमने उस पर इतना इंटरेस्ट पे किया, तो वो इंटरेस्ट पेमेंट बच्चा इस फिनांस कॉस्ट के अंदर जाएगी। देखिए एक्सपेंसेस टुवर्ड्स इंटरेस्ट चार्जेस ड्यूरिंग द ईयर ऑन द बोरोइंग्स, मतलब पूरे साल में जितना भी आपने पैसा उधार ले रखा था, बोरो कर रखा था, उसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट पेमेंट आपकी बन रही है, वो सारा कहाँ जाएगा, इस फिनांस कॉस्ट वाले एक्सपेंसेस के अंदर। ठीक है, तो फिफ्थ नंबर पे आप इसको लिखेंगे फिनांस कॉस्ट को। देन नेक्स्ट आ जाता है बच्चा हमारा डेप्रिसिएशन। ये आपको पता ही है, डेप्रिसिएशन हम टेंजिबल एसेट्स के लिए यूज़ करते हैं। बाई चांस आपकी एसेट्स पे जो भी आपने डेप्रिसिएशन लगाया था, वो वाला जाएगा इधर। ठीक है, और अमोर्टाइजेशन वर्ड्स हम किसके लिए यूज़ करते हैं, आपकी इंटेंजिबल एसेट्स के लिए, तो जो भी उस पर आपने अमोर्टाइज किया, वो डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइज दोनों इधर चले जाएंगे। ये बिल्कुल ईजी है। देन लास्ट आता है अदर एक्सपेंसेस। वो एक्सपेंसेस जो ऊपर कहीं भी नहीं गए थे, वो कहाँ चले जाएंगे, अदर एक्सपेंसेस में। भाई फर्स्ट आपका था कॉस्ट ऑफ मटेरियल, मीन्स जितना भी मटेरियल, रॉ मटेरियल हमने कंज्यूम कर लिया है, हम मतलब क्या करेंगे, ओपनिंग निकाल लेंगे, कितना हमने खरीदा, लास्ट में हमारे पास क्या बचा, हमने कितना परचेज करा, मतलब जितना भी हमने कंज्यूम कर लिया है, हम उसकी कॉस्ट को निकालेंगे और फर्स्ट में डाल देंगे। सेकेंड में हम क्या डाल रहे हैं, कितना स्टॉक, कितने गुड्स हमने एज इट इज़ परचेज करे, उसके ऊपर अब हम और कोई काम नहीं करने वाले। थर्ड में हमने क्या डाला, जो फिनिश्ड गुड्स थे, वर्क इन प्रोग्रेस था, स्टॉक इन ट्रेड था, यानी कि इन्वेंट्री में हमने क्या चेंज हुआ, ओपनिंग इन्वेंट्री 10 लाख थी, क्लोजिंग 15 लाख थी, कितना चेंज हो गया, 5 लाख रुपए का चेंज हो गया। देन हमने एम्प्लॉयज़ के खर्चे डाले कि एम्प्लॉयज़ पे हमने जितने भी खर्चे करे, जितनी भी उनको सैलरी दी, वेजेस दी, उनकी कैंटीन के ऊपर जो खर्चा करा, उनके रिटायरमेंट पे, पेंशन पे, जितने भी उनके वेलफेयर के खर्चे थे, जो सारे खर्चे थे एम्प्लॉयज़ रिलेटेड, वो डाल दिए एम्प्लॉयज़ वाले में। देन हमने फिनांस कॉस्ट डाला। फिनांस कॉस्ट में जिसने भी आपने लोन ले रखे थे, डिबेंचर्स इशू कर रखे थे, बाई चांस उस पर कोई आपको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स पे आपको इंटरेस्ट दे रहे हो, मीन्स जो भी आपकी इंटरेस्ट वाली पेमेंट्स आ गई, जितनी भी बोरोइंग्स होगी, उस पर जो भी आपकी फिनेंशियल कॉस्ट आई, वो आपने डाल दी सारी यहाँ पे। उसके बाद डेप्रिसिएशन लिख दिया। फिर अब इसके अलावा जितने भी और खर्चे कंपनी करती है, वो सारे कहाँ डाल देगी बच्चा, लास्ट में, दैट इज अदर एक्सपेंसेस। जो ऊपर 1 2 3 4 5 6 में कहीं नहीं आया, वो चला जाएगा 7th नंबर पे, दैट इज अदर एक्सपेंसेस। जैसे कंपनी को कमीशन की पेमेंट करनी पड़ जाती है, वो चला जाएगा। डायरेक्टर ने कोई फीस ली है, ऑडिटर्स ने कोई फीस ली है, बैड डेब्ट्स आपके हुए हैं, ठीक है, इस तरीके के जितने भी खर्चे होंगे जो ऊपर कहीं नहीं जाएंगे। रेंट आपने पेमेंट करा है, टैक्स पेमेंट, टैक्स तो चलो बाद में आएगा, रेंट आपने पे करा है बच्चों, रेट्स आपने पे किए, जो भी है, जितने भी खर्चे हैं जो ऊपर नहीं जाएंगे, वो कहाँ चले जाएंगे, इस अदर एक्सपेंसेस के अंदर। देखिए ऑल अदर एक्सपेंसेस विच डू नॉट फॉल इन द अबव कैटेगरीज आर शोन अंडर द अदर एक्सपेंसेस। इनको भी आप डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और नॉन ऑपरेटिंग में क्लासीफाई कर सकते हैं। सिर्फ आपको पता होना चाहिए, इनको आपको डीपली नहीं पढ़ना है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है डीपली। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चे ये सारे एक्सपेंसेस इसी सीक्वेंस में रहेंगे। आपको मैंने बता दिया, फर्स्टली कंजम्पशन वाला रहेगा, देन परचेजेस, देन आपका चेंज इन इन्वेंट्री, देन एम्प्लॉयज बेनिफिट, देन फिनेंशियल कॉस्ट, देन डेप्रिसिएशन एंड लास्ट वन अदर एक्सपेंसेस। जो ऊपर कहीं नहीं गया वो आप डाल दो अदर एक्सपेंसेस में। ठीक है, देखिए बच्चा नीचे नोट करके मैंने एक चीज़ लिखी हुई है, थोड़ी कंफ्यूज कर देती है बच्चों को। अदर फिनेंशियल एक्सपेंसेस
expenses such as बैंक चार्जेस आर शोन अंडर अदर एक्सपेंस। अगर आपने बैंक के कोई चार्जेस करे हैं, बैंक ने कोई चार्जेस आपसे काटे, जैसे काटते ना बैंक चार्जेस, तो वो जाएंगे अदर एक्सपेंसेस में। कभी आप ये सोचो कि बैंक से रिलेटेड खर्चा और ये चला जाएगा फिनांस कॉस्ट में, तो नहीं बच्चा, आपने बैंक से उस सर्विस के लिए वो कॉस्ट दी है ना, बैंक को वो चार्ज, बाई चांस आप बैंक की सर्विस ले रहे हो डेबिट कार्ड वगैरह की, तो उसके लिए जो भी वो सर्विस चार्ज अपने कार्ड लेती है अदर हो जाएंगे, आपके बैंक ने जो चार्जेस काटे अपनी सर्विस देने के, वो कहाँ जाएंगे बच्चा, अदर एक्सपेंसेस में जाएंगे। फिनांस कॉस्ट में जब आपने कोई बोरोइंग्स वगैरह किए उसके ऊपर जो इंटरेस्ट के एक्सपेंसेस आएंगे वो आपके जाएंगे फिनांस कॉस्ट में। क्लियर है? तो बच्चा इस तरीके से ये हमारा एक्सपेंसेस रहेगा, रिवेन्यू हमारा हो गया, अदर इनकम हमारा हो गया, ठीक है, फिर उसका दोनों का टोटल करके क्या है, टोटल रिवेन्यू, देन आ गया हमारा एक्सपेंस। अब आप ये सारे एक्सपेंसेस को जब प्लस करेंगे जो भी आएगा फोर्थ नंबर पे, तो फिफ्थ नंबर पे क्या कर देंगे, इस टोटल रिवेन्यू में से इन एक्सपेंसेस को हम क्या कर देंगे बच्चा, माइनस, और जो भी आएगा वो हमारा आ जाएगा, अभी मैंने पढ़ा था ना, प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। क्लियर है? यहाँ तक ये मेन है, इसके बाद तो आपको नॉर्मली पता है, बस टैक्स को माइनस करना है, अलग कोई चीज़ें एक्स्ट्राऑर्डिनरी तो उनको माइनस करना है, और लास्ट में टैक्स वो प्रॉफिट निकल आएगा हमारा। ठीक है, तो मेन हमारा यहीं तक रहता है कि टोटल रिवेन्यू कैसे कैलकुलेट करना है और सारे एक्सपेंसेस को कैसे कैलकुलेट करना है। तो आपको जो ये पता होना चाहिए कि फिनांस कॉस्ट के अंदर ये जाएगा, वो आपसे पूछ लेता है रिटायरमेंट एक्सपेंसेस कहाँ जाएंगे, तो आपको वो पता होना चाहिए कि वो एम्प्लॉयज़ बेनिफिट के अंदर जाएंगे, बैंक चार्जेस कहाँ जाएंगे, अदर एक्सपेंसेस में जाएंगे। तो इस तरीके से कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो ये आपको पता होने चाहिए। क्लियर है? अभी जो मैंने आपको फॉर्मेट दिखाया था एक बार और देख लेते हैं। देखिए, जो अभी हमने ये फॉर्मेट देखा था, हमने पढ़ लिया इसको यहाँ तक, अदर एक्सपेंसेस तक, इसका जो भी टोटल हुआ हमने देखा ना, देखो ये आ गया प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स एंड टैक्स, उसके बाद कोई एक्सेप्शनल आइटम्स थी इन केस, तो वो ठीक है, ये आपके बस आपको पता होना चाहिए, आपके सिलेबस में ऐसे नहीं मेंशन नहीं है कहीं भी, बस आपको पता होना चाहिए कि ये फॉर्मेट है, इसके बाद ये वाली चीज़ आएगी। ठीक है, फिर उसके बाद आ गया प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स एंड टैक्स, एक्सेप्शनल आइटम्स को माइनस करने के बाद फिर कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स थी वो माइनस कर दी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया, उसके बाद जितना भी टैक्स रेट था 20% 30% आपने टैक्स की पेमेंट कर दी, टैक्स एक्सपेंस आ गया, फिर कंटिन्यूइंग ऑपरेशन से हमारा प्रॉफिट आ गया, फिर ये तीनों चीज़ से डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन से लास्ट में आ गया आपका बच्चा प्रॉफिट फॉर द पीरियड। क्या आ गया हमारा, प्रॉफिट फॉर द पीरियड, जो हमें निकालना था यहाँ पे। ये अर्निंग पर इक्विटी शेयर आप कैसे निकालते हो, बस आपको आने वाले अकाउंटिंग रेशियोज वाले चैप्टर में समझ आ जाएगा। क्लियर है? तो बच्चों ये था हमारा फॉर्मेट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का, बैलेंस शीट का हमने अपने लास्ट लेक्चर में कवर किया था। आज हमने कवर किया अपना स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का वर्टिकल फॉर्मेट, जो इसकी सीरीज़ है, मैं आपको फिर से बता रही हूँ, इसको बिल्कुल भी आपको आगे पीछे नहीं करना है, इसको ध्यान रखना है। अब मैं दिखा भी देती हूँ आपको कि लास्ट ईयर सिक्वेंस से ही रिलेटेड जो क्वेश्चन एक आया हुआ था, देखिए, अरेंज द फॉलोइंग आइटम्स ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इन ए सिक्वेंस, नीचे ABCDE 5 ऑप्शन थे। देखिए, टोटल रिवेन्यू, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, अदर इनकम, एक्सपेंस एंड प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इनको सीक्वेंस में लगाना था। आंसर बनता है बच्चा फोर्थ। देखिए, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, देन अदर इनकम, देन टोटल रिवेन्यू, देन एक्सपेंसेस, लास्ट में बच जाएगा आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो इस तरीके से बच्चा सीक्वेंस के क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं पेपर में। तो आपको दोनों फिनेंशियल स्टेटमेंट की, बैलेंस शीट की भी और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की प्रॉपर सीक्वेंस पता होनी चाहिए कि किस सीक्वेंस में हमारी ये आइटम्स रहेंगी, कौन किसका मेन हेड है, कौन किसका सब हेड है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस तो बड़ा ही ईजी था, कुछ था ही नहीं रिवेन्यू में। एक्सपेंसेस इसके थोड़े ब्रॉड थे, जो मैंने आज आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए थे, 7-8 की कौन सा किस कैटेगरी में जाएगा, कौन सा किस कैटेगरी में जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चा आपको ये पूरे चैप्टर के फॉर्मेट, दोनों फिनेंशियल स्टेटमेंट के फॉर्मेट पता होने चाहिए। अब इस चैप्टर से रिलेटेड, इस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस रिलेटेड बच्चे ये 2 क्वेश्चन है जो आपको घर से करके लाने हैं। ठीक है, बैलेंस शीट हम अपनी कर चुके थे, आज ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन है जो आपको आंसर करने हैं, जिनको हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अब जो लास्ट सेशन में हमने आपको क्वेश्चंस दिए थे वो देख लेते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था बच्चा, डेफर्ड टैक्स एसेट्स आर द पार्ट ऑफ, किसका पार्ट होती थी बच्चा, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज नॉन करंट एसेट्स। एंड देन क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज शोन अंडर द हेड करंट एसेट्स व्हाइल प्रिपेयरिंग कंपनीज बैलेंस शीट।
ठीक है, तो इसका आंसर था बच्चा सी इन्वेंट्रीज। बाकी तीनों आपकी कहाँ जाती है, नॉन करंट एसेट्स में। क्लियर है, इन्वेंट्रीज हमारी करंट एसेट्स होती है। तो ये था बच्चा हमारा बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के दोनों के फॉर्मेट, जो मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि आपको एकदम अच्छे से पता होनी चाहिए। कोई भी चीज़ को आपको आगे पीछे नहीं करना है, सीक्वेंस को उसी सीक्वेंस में रखना है जिस सीक्वेंस में वो फॉर्मेट के अंदर आपको गिवन है। क्लियर है, तो आज जब आपको फॉर्मेट पता होगा, मेन हेड सब हेड्स पता होंगे, तो इसी तरीके के क्वेश्चंस आपसे इस चैप्टर से पूछे जाएंगे। तो मिलेंगे बच्चे अब अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जहां हम अपने इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे। इसका बस एक लेक्चर हमारा बचा है, जो कि रहेगा हमारा लास्ट टॉपिक, इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशंस ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट्स। हमने फर्स्टली मीनिंग देखा, देन हमने दोनों फिनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाना सीख लिया। अब हम सिर्फ उसकी इंपॉर्टेंस और लिमिटेशंस को पढ़ेंगे। तो मिलेंगे बच्चे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।